दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस YouTube चैनल के माध्यम से। हमने लास्ट क्लास में सिंधु घाटी सभ्यता के क्वेश्चन नंबर 1 से 58 तक किया था। आज हम 58 से लेकर 124 तक क्वेश्चन है, लास्ट 124 तक कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग बने रहिए और कोशिश कीजिए कि अच्छे से आपकी तैयारी हो पाए। मेरे थ्रू तो जो हो रहा है उसके अलावा भी आप पढ़ने का कोशिश कीजिए, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज लीजिए। और फिर आज की हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। और अगर कुछ लगता है कि मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए, कुछ सजेशन देना चाहिए, तो आप कमेंट के माध्यम से या मैसेज के माध्यम से मुझे सेंड कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है आपके सामने। दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति किस खुदाई से प्राप्त हुई है? मिस्र, रामगढ़, मेसोपोटामिया या मोहनजोदड़ो? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मोहनजोदड़ो। दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग हुआ है? सफ़ेद, लाल, काला, पीला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, लाल। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर लाल रंग का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। मोहनजोदड़ो के गढ़ी में सबसे आकर्षक एक जल कुंड है, उसकी माप क्या है? 7 मीटर लंबा, 5 मीटर चौड़ा, 1 मीटर गहरा? ऑप्शन 1। ऑप्शन 2, 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा, 3 मीटर गहरा? ऑप्शन 3, 15 मीटर लंबा, 5 मीटर चौड़ा, 2 मीटर गहरा? ऑप्शन 4, 8 मीटर लंबा, 5 मीटर चौड़ा, 3 मीटर गहरा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा। मोहनजोदड़ो के गढ़ी में सबसे आकर्षक एक जलकुंड है जिसका माप है 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा, 3 मीटर गहरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। सिंधु सभ्यता के नगरों की इमारतों में किस आकार की ईंटों का प्रयोग हुआ है? 26 × 12.5 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर? ऑप्शन 1। ऑप्शन 2, 7 × 7 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर? ऑप्शन 3, 30 × 15 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर? या ऑप्शन 4, 1.5 × 7 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 26 × 12.5 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर। सिंधु सभ्यता के नगरों की इमारतों में 26 × 12.5 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर की ईंटों का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। अग्नि वेदिकाएं किस स्थान से प्राप्त हुई है? लोथल, आलमगीरपुर, हड़प्पा या कालीबंगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कालीबंगा। अग्नि वेदिकाएं कालीबंगा स्थान से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख स्थल कालीबंगा के उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में हुआ? रविंद्र सिंह बिष्ट, सूरजभान, बीबी लाल या एस तलवार? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बीबी लाल। सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख स्थल कालीबंगा के उत्खनन का कार्य बीबी लाल के नेतृत्व में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। हड़प्पा में सबसे छोटी तोल यानी बाट किसके बराबर थी? 11.5 ग्राम, 13.64 ग्राम, 12.25 ग्राम या 13.2 ग्राम? तोल यानी तोलने से, जैसे हम कोई चीज़ केजी में खरीदते हैं तो उसी को पूछ रहा है कि सबसे छोटा वहाँ पे यूनिट क्या था, कोई चीज़ खरीदने का जो वेट मापने का होता है यूनिट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 13.64 ग्राम, 13.64 ग्राम। हड़प्पा में सबसे छोटी तोल 13.64 ग्राम के बराबर थी। क्वेश्चन नंबर 66। आइसिस देवी प्रतिनिधित्व करती थी नदी, तूफान, मरुत या वर्षा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, नदी का। आइसिस देवी प्रतिनिधित्व नदी का करती थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। लोथल में 17 कब्रों में 17 कब्रों में से कितनी कब्र में 2-2 व्यक्ति साथ दफनाए गए हैं? लोथल में 17 कब्रों में से कितने कब्र में 2-2 व्यक्ति साथ दफनाए गए हैं? 6, 4, 3 या 5? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 का 3 ही है आंसर। 3 कब्रों में 2-2 व्यक्ति साथ में दफनाए गए हैं।
कहाँ पे? लोथल में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, सैंधव मूर्तियां निम्नलिखित में से किससे मेल खाती है? स्थानक बौद्ध मूर्तियों से, शयन मुद्रा वाली विष्णु मूर्तियों से, कायोत्मर्ग मुद्रा वाली जैन तीर्थंकरों से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कायोत्मर्ग मुद्रा वाली जैन तीर्थंकरों से। सैंधव मूर्तियां कायोत्मर्ग मुद्रा वाली जैन तीर्थंकरों से मेल खाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, ताम्रपाषाण संस्कृति को कहा जाता है? कथक संस्कृति, कायथ संस्कृति, जोरवे संस्कृति, आहार संस्कृति और झुकर संस्कृति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जोरवे संस्कृति। ताम्रपाषाण संस्कृति को जोरवे संस्कृति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, लौह प्रयुक्ता संस्कृति के अंतर्गत लोहे से निर्मित कौन सी वस्तु प्राप्त नहीं है? कुदाल, हल, भाला या दरांतिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, हल। लौह प्रयुक्ता संस्कृति के अंतर्गत लोहे से निर्मित हल वस्तु प्राप्त नहीं हुई है। क्वेश्चन नंबर 71, किस धातु से लोहे की ढलाई का संकेत मिला है? धातुमल, कीले, भाला या चाकू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, धातुमल। धातुमल मतलब एक तरह से इसको अवशिष्ट पदार्थ बोलते हैं। जो भी ढलाई होता है तो वो जो भी मेटल को या जिस भी धातु को जब गलाया जाता है तो उसके जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं जो निकलते हैं उससे, उसी को धातुमल बोला जाता है। तो यही पूछा गया है कि किस वस्तु से लोहे की ढलाई का संकेत मिला है? तो धातुमल से, मतलब उसके अवशिष्ट पदार्थ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, सिंधु लिपि लिखी जाती थी दाएं से बाएं की ओर, दाएं तथा बाएं दोनों ओर, और बाएं से दाएं की ओर, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बाएं से दाएं की ओर। सिंधु लिपि लिखी जाती थी बाएं से दाएं की ओर। जैसे आपने देखे होंगे, अगर आप में से कोई देखा होगा तो अच्छी बात है, अदरवाइज मुझे लगता है बहुत कम लोगों को देखने मिला होगा। जैसे उर्दू लिखा जाता है तो उर्दू को भी बाएं से दाएं की ओर लिखा जाता है। हम लोग कोई भी टेक्स्ट को दाएं से बाएं की ओर मतलब राइट टू लेफ्ट लिखते हैं, बट उर्दू ऐसा है जो लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है, मतलब बाएं से दाएं की ओर। तो ये भी सिंधु लिपि का जो लेख मिला है हमें, वो भी ऐसे ही लिखा हुआ है कि बाएं से दाएं की ओर, मतलब लेफ्ट टू राइट की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, सिंधुवासी किस प्रमुख वृक्ष की पूजा करते थे? पीपल, बरगद, नीम या शीशम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पीपल। सिंधुवासी पीपल वृक्ष की पूजा करते थे। ये सब देखने में बहुत इजी क्वेश्चन है, बट आने पे एक कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा हो सकता है। हम जस्ट अनुमान कर सकते हैं, बट एक राइट आंसर नहीं मिल पाता है। तो इसलिए आप बहुत ध्यान से सुने और कोशिश करें इसको हमेशा रिपीट मोड में करके सुनने का, जिससे आपको लर्न हो जाए पूरी तरह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, R37 नामक कब्रिस्तान किस स्थल से पाए जाते हैं? मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा या हड़प्पा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, हड़प्पा। R37 नामक कब्रिस्तान हड़प्पा स्थल से पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, भीषण अग्निकुंड के प्रमाण किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? रोजादी, मालवड़, लोथल या कालीबंगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, रोजादी। भीषण अग्निकुंड के प्रमाण रोजादी नामक स्थल से प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 76, आदि मानव चित्र बनाने के लिए किन रंगों का प्रयोग करते थे? गेरू के रंग, खड़िया मिट्टी, जानवरों की चर्बी में रंग मिलाकर या काला रंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जानवरों की चर्बी में रंग मिलाकर। आदि मानव चित्र बनाने के लिए जानवरों की चर्बी में रंग मिलाकर प्रयोग करते थे। क्वेश्चन नंबर 77, पशु आकृति युक्त मोहरें कहाँ पाई जाती है? राजघाट, सारनाथ, नालंदा या मोहनजोदड़ो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मोहनजोदड़ो। पशु आकृति युक्त मोहरें मोहनजोदड़ो में पाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, लोथल स्थित है अफगानिस्तान में, भारत में, चीन में या पाकिस्तान में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, भारत में। लोथल भारत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, सिंधु घाटी सभ्यता किस अवधि की है?
तो यहाँ दोस्तों मैंने कल आप लोग को समझाया था, देखिए इसमें ऑप्शन दिया है 3000 से 2250 ईस्वी पूर्व, 4000 से 3300 ईस्वी पूर्व, 2875 से 1100 ईस्वी पूर्व और 4000 से 3600 ईस्वी पूर्व। तो हमें अपना पहले स्टार्टिंग का देखना है, एंड वाला चेंज भी होगा तो चलेगा बट स्टार्टिंग वाला चेंज नहीं होना चाहिए। तो मैंने एनसीईआरटी के थ्रू आपको कल बताया था कि 3 सहस्त्राब्दी लिखा हुआ है, मतलब 3000 वर्ष ईस्वी पूर्व। तो यहाँ पहले ऑप्शन में ही दिया है कि 3000 से 2250 ईस्वी पूर्व, यानी यही राइट आंसर हो जाएगा। 4000 हमारा होगा नहीं, 2 में 4000 दिया है तो पहले ही इलिमिनेट हो गया। और एक ऑप्शन नंबर 3 में 2875 दिया है तो ये भी नहीं होगा। या तो हमारे पास 2500 ही ऑप्शन मिले जो नवोदय ने रखा है, तब हम टिक करेंगे, अदरवाइज 3000 को टिक करेंगे अगर वो नहीं होगा तो इस कारण से यहाँ 3000 वाला राइट है। 3000 से 2250 ईस्वी पूर्व, सिंधु घाटी सभ्यता 3000 से 2250 ईस्वी पूर्व अवधि की है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 80, प्रथम धातु मूर्ति किस सभ्यता से प्राप्त हुई है? वैदिक सभ्यता, मौर्य सभ्यता, सिंधु सभ्यता या गुप्त सभ्यता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सिंधु सभ्यता। प्रथम धातु मूर्ति किस सभ्यता से प्राप्त हुई है? तो सिंधु सभ्यता से। क्वेश्चन नंबर 81, पंचतंत्र में लिखित धूर्त लोमड़ी की कक्षा की चित्रकारी किया मर्तबान प्राप्त हुआ है। यहां थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, लोमड़ी की कथा का चित्रकारी होना चाहिए, कक्षा नहीं होगा, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। पंचतंत्र में लिखित धूर्त लोमड़ी की कथा का चित्रकारी किया मर्तबान प्राप्त हुआ है। तो इसका ऑप्शन है लोथल, सतवाहन काल या शुंग काल या मौर्य काल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, लोथल में। लोथल में पंचतंत्र पर लिखित धूर्त लोमड़ी की जो कहानी है उसका चित्रकारी वहां के मर्तबान यानी बर्तनों पे मिला है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, हड़प्पा काल में मोहरों के निर्माण में कौन सी धातु काम में लाई जाती थी? चांदी, पक्की मिट्टी, चूना पत्थर या एसिटाइट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, एसिटाइट। एसिटाइट को ही हम सेल खड़ी बोलते हैं। जैसे आपने मोहनजोदड़ो का पढ़ा होगा या हड़प्पा का ही पढ़ा होगा, तो जो सेल खड़ी होता था उसी से मोहर बनते थे, सील, जिसको हम इंग्लिश में सील बोलते हैं। तो दोस्तों ये केवल एसिटाइट लिखा हुआ था, इसके लिए मैंने बहुत मेहनत किया बट ये कहीं भी हमें प्राप्त नहीं हुआ कि एसिटाइट किसको बोलते हैं। फिर लास्ट में हमें बुक में ही मिला, तो ये सेल खड़ी को बोलते हैं जिससे मोहर बनते थे। तो आप इसको बिल्कुल ध्यान में रखें क्योंकि ये बिल्कुल नया है, अभी तक हम लोग के बीच में नहीं था बट ध्यान में रखेंगे क्योंकि एग्जाम में हो सकता है, आ सकता है ये। तो हड़प्पा काल में मोहरों के निर्माण में कौन सी धातु काम में लाई जाती थी? एसिटाइट यानी सेल खड़ी। 88 यानी सेल खड़ी। क्वेश्चन नंबर 83, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मोहर पर योगी की आकृति के साथ किन 4 पशु आकृतियों को दर्शाया गया है? भैंसा, ऑप्शन नंबर 1 भैंसा, गैंडा, हिरण या बैल। ऑप्शन नंबर 2, यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक था, चीता लिखा हुआ था बट चीता नहीं होगा, गैंडा, भैंसा एवं हाथी और बाघ। इसके बाद है ऑप्शन नंबर 3, गैंडा, भैंसा, बैल और हिरण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, गैंडा, भैंसा, हाथी एवं बाघ। अब देखिए इसमें जानने वाली बात यह है कि हाथी और बाघ पशुपति का जो ये मोहर है, सील है, उसके राइट साइड में है। क्या चीज? हाथी और बाघ। बाघ को ही शेर बोलते हैं, शेर या बाघ दोनों एक ही चीज है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, इसलिए मैंने लिख भी दिया है। तो हाथी और बाघ पशुपति के राइट साइड में है और गेंडा और भैंसा पशुपति के लेफ्ट साइड में है। यहाँ नीचे लेफ्ट मैंने लिखा है अंडरलाइन करके। और इसके अलावा जो पशुपति का है, चलिए मैं थोड़ा सा इसको डिस्क्रिप्टिव वे में बता देता हूँ। ये जो पशुपति का सिल मिला हुआ है हमें, तो इसको कुछ विद्वानों ने पशुपति माना है, कुछ ने इसको नारी रूप भी माना है। तो इसके ऊपर पूरा तरह से नहीं क्लियर किया गया है बट थोड़ा डाउट है, तो इसको ऐसे ही छोड़ा गया है कि पशुपति की आकृति बस बोल दिया गया है। इसके अलावा पशुपति के सिल का साइज कितना है? आधा इंच से लेकर 2 इंच तक। ये आपके एनसीईआरटी बुक का जो है उसके थ्रू मैं बता रहा हूँ। उसके बाद इसमें इसका जो पेडेस्टल है जिस पे पशुपति बैठे हुए हैं, तो उस पेडेस्टल के नीचे भी 2 जानवर बने हुए हैं। ये ध्यान में रखिएगा, वो 2 जानवर हैं हिरण,
बारहसिंगे, 2 बारहसिंगों का चित्रण हुआ है। इसके बाद अगर इस सील का टाइमिंग पूछा जाए कि इस सील का टाइमिंग क्या है, तो इस सील का टाइमिंग 2500 से 1900 ईस्वी पूर्व या 1900 BC आप लिख सकते हैं। तो जनरली एक ही ऑप्शन रहता है, 2500 ही आएगा। तो अगर 2500 मिलेगा तो आप 2500 को टिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद ये सील कहाँ से मिला है, पशुपति वाली। तो ये सील है हमारी मोहनजोदड़ो से मिला है। और इस सील का आकार बोला जाए कि क्या है, शेप में ये कौन सा शेप में आएगा, तो ये आपका वर्ग या आयताकार में आएगा। मतलब इंग्लिश में अगर इसको बताया तो क्यूब हो स्क्वायर हो जाएगा या रेक्टेंगल बोल सकते हैं। स्क्वायर शेप में हो सकते हैं या रेक्टेंगल शेप में। और इसका मीडियम बोले किस मीडियम में बना है, तो अभी ऊपर ही हम लोग पढ़े हैं एटिएटाइट यानी सेल खड़ी, ये सेल खड़ी में ही बना हुआ है। जबकि इस समय और भी मीडियम में मुहर बन रहे थे, जैसे मैं बताना चाहूंगा आप लोग को कुछ मीडियम जो वहां पे थे। बट ध्यान से याद रखिएगा इन मीडियम को, क्योंकि इन मीडियम से भी हो सकता है रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए। तो इस समय गुमेद में आपका मुहर बन रहे थे, जो भी सील हम बोलते हैं। गुमेद एक पत्थर का नाम है, उसमें फिर से एक चकमक पत्थर है उसमें बन रहा था। उसके अलावा तांबा में बन रहा था, उसके अलावा कांस्य में बन रहा था, और इसके अलावा मिट्टी टेराकोटा जो होता है उसके भी बने हैं। अब इन सभी के अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखने का है, हाथी दांत पे भी इस समय के मुहर मिले हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अदर कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। अगर जो लोग एनसीईआरटी बुक पढ़े होंगे उनको ये मिला होगा। तो एनसीईआरटी बुक के थ्रू भी मैं आपको ये पूरे नोट्स जो दे रहा हूं, ये केवल एक बुक के थ्रू नहीं है, ये 3-4 मटेरियल को ऐड करके मैं पूरे राइट वे में आपको बताने का कोशिश कर रहा हूं। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अच्छी तरह से पढ़ाई करें, क्योंकि एक वीडियो को बनाने के लिए मैं बहुत सारा रिसर्च कर रहा हूं, उसके बाद आपको कुछ प्रोवाइड कर रहा हूं। तो ऐसे इसको अन्यथा में ना लें, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत मैं कर रहा हूं। तो आप भी कोशिश कीजिए कि इसको कुछ अपने दोस्तों तक कम से कम शेयर करें, और आप भी बहुत अच्छी तरीके से मन लगा के पढ़ें, क्योंकि मेरा मोटिव यही है कि मैं खुद पढ़ तो रहा हूं, अदरवाइज आप भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें, क्योंकि आपको भी एग्जाम क्लियर करना है। तो इसलिए ये जरूरी है कि सभी लोग अपने लाइफ में बहुत अच्छे करें, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करें। तो चलिए आपका ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, हड़प्पा सभ्यता का मानव किस देवता की पूजा अर्चना करता था? तो पशुपति, विष्णु, ब्रह्मा या गणेश? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पशुपति। दोस्तों जैसे कि मैंने लास्ट टाइम जो क्वेश्चन करा रहा था इसमें सिंधु घाटी का, तो उसमें आपको बताया था कि आगे आने वाले क्वेश्चन में ऐसे मिलेगा कि वहां दिया था सिंधु घाटी। ये क्वेश्चन नंबर 47 आप जाके देख सकते हैं पीछे वाले वीडियो में। तो उसमें दिया था कि सिंधु घाटी सभ्यता में मानव किस देवता की पूजा करता था, तो वहां पे थे आपका ब्रह्मा और विष्णु। जबकि यहाँ हड़प्पा जब लग गया तो हड़प्पा में कौन आ गया? पशुपति। तो ये बहुत ध्यान रखिएगा आप लोग, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे मिस्टेक्स वाले ही क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं कि जिसमें आप फंस सके। तो आप फंसने वाला काम नहीं करेंगे, आप पहले ही इसको अच्छे से याद रखेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता का मानव पशुपति देवता की पूजा अर्चना करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की सबसे विशाल इमारत या भवन है? गढ़ी, बृहद स्नानागार, 2 मंजिला भवन या अन्नागार? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अन्नागार। और मैं पिछले क्वेश्चन से भी रिपीट कराते चल रहा हूं कि जो क्वेश्चन सेम लगभग में है उसका वहां पे लिख भी दे रहा हूं कि आप पिछला क्वेश्चन भी जाके देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका पिछले वीडियो में है, क्वेश्चन नंबर 6 में। तो वहां पे लिखा है मोहनजोदड़ो का सबसे विशाल भवन है, तो उसमें भी अन्नागार ही राइट ऑप्शन हो जाएगा। और इसका भी राइट ऑप्शन यही है, अन्नागार। कि मोहनजोदड़ो का सबसे विशाल इमारत पूछे या भवन पूछे, दोनों में आपको अन्नागार ही टिक करना है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 86, सिंधु सभ्यता के उत्खननों से प्राप्त मोहरों पर कौन से पशु का अंकन अधिक किया गया? शेर, हाथी, बैल या हिरण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बैल का, क्योंकि उस समय सिंधुवासी बैल का प्रचलन ज्यादा था। उस समय अपने खेती के लिए भी यूज करते थे बैल को, और ऐसे अपने दिनचर्या के सामान को ले जाने वगैरह के लिए भी यूज करते थे। तो इसलिए वो बैल उस समय रखे हुए थे। तो सिंधु सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर कौन से पशु का अंकन अधिक किया गया? तो बैल का। इसीलिए इस समय मोहर पे भी बैल ही मिले हैं, क्योंकि जो इंसान अपने लाइफ में यूज करेगा उसी को अहमियत ज्यादा देगा। तो यहाँ पे यही चीज है कि बैल उनका ज्यादा हेल्पफुल था, उनके लिए ज्यादा काम कर रहा था, इसलिए उन्होंने बैल का अधिकतर सिल पे अंकित किया है बैलों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, भारत में हड़प्पा काल की सर्वाधिक विशाल बस्ती है? कालीबंगा, धौलावीरा, लोथल या इनमें से कोई नहीं?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 धौलावीरा। भारत में हड़प्पा काल की सर्वाधिक विशाल बस्ती है धौलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, रोजादी स्थल पर किसके प्रमाण मिलते हैं? भीषण तूफान के, भीषण जल प्रवाह के, भीषण अग्निकांड के, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 भीषण अग्निकांड के। रोजादी स्थल पर भीषण अग्निकांड के प्रमाण मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, हड़प्पा को आक्रांताओं द्वारा कितनी बार लूटा व जलाया गया? 4, 6, 8 या 2? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 4 बार। यानी हड़प्पा को आक्रांताओं द्वारा 4 बार लूटा व जलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 90, हड़प्पा में कितनी आकृतियां नहीं मिलती? हड़प्पा में किसकी आकृतियां नहीं मिलती? हाथी, शेर, ऊंट या मोर? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ऊंट। ऊंट की आकृतियां हड़प्पा में नहीं मिलती। किसकी आकृतियां हड़प्पा में नहीं मिलती? ऊंट की। तो इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, हड़प्पा में मोहरों पर श्रेष्ठ आकृति किसकी मानी गई है? चीता, हाथी, पर्वतीय बकरा या कुक्कद वाला बैल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कुक्कद वाला बैल। इसी को कुबड़ वाला बैल भी बोलते हैं। तो हड़प्पा में मोहर पर श्रेष्ठ आकृति कुक्कद वाला बैल का माना जाता है, यानी कुबड़ वाले बैल का। क्वेश्चन नंबर 92, 2 पहिए वाला बैलगाड़ी किसमें बनी है? मिट्टी, लोहे, कांसे या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कांसे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार आया है, तो इसको बहुत ध्यान से आप याद रखिएगा। अदरवाइज एग्जाम में जब आएगा तो वहां माइंड घूमता ही है और आप गलती करके आ सकते हैं। तो इसको बहुत ध्यान से याद कीजिएगा। 2 पहिए वाला बैलगाड़ी किस में बना है? तो वो कांसे में बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, दाढ़ी वाली नग्न पुरुषाकृतियां किसकी है? राजा, देवदूतों, उपासकों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 उपासकों की है। जैसे हमने सुना है दाढ़ी वाले पुरुष, उसको ध्यान मग्न अवस्था में बताया गया है। तो कौन है ध्यान मग्न अवस्था में? मतलब भगवान की पूजा के लिए कोई उपासक ही होगा, तो इसीलिए उसको बोला गया है दाढ़ी वाले पुरुष। तो उसी के बारे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, चानुदड़ो सभ्यता के कितने स्तर हैं? 4, 5, 3 या 8? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जिसका राइट आंसर है 3। चानुदड़ो सभ्यता में 3 स्तर हैं। चानुदड़ो सभ्यता में 3 स्तर है। क्वेश्चन नंबर 95, सिंगों से युक्त मानवाकृतियां किसकी है? देवताओं की, उपासकों की, देवदूतों की या राजाओं की? तो यहां है देवताओं की। जैसे आपने पशुपति के सिल पे देखा, तो सिल पे एक पर्सन बैठा हुआ है, उसका मुकुट जो है वहां से सिंह निकला हुआ है। आप ध्यान से देखिएगा उस सिल पे, अगर नहीं देखे होंगे तो उस पर्सन के सिर पे मुकुट है और मुकुट से 2 सिंह निकला हुआ है। तो ये देवताओं के होते थे, तभी तो उनको पशुपति नाम दिया गया। क्योंकि पशुपति की ये लोग पूजा करते थे, इसलिए वो देवता का नाम दिया गया उस सिल को पशुपति। तो यहां सिंगों से युक्त पूछा है, तो इसके लिए देवता हो जाएगा। इस सिंगों से युक्त मानवाकृतियां देवताओं की होती थी। क्वेश्चन नंबर 96, हड़प्पा संस्कृति का संबंध किससे है? चानुदड़ो द्वितीय, चानुदड़ो तृतीय, चानुदड़ो या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, बट कैसे घुमाया जा रहा है कि चानुदड़ो द्वितीय तृतीय करके। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा एग्जाम में, अगर ऐसे टाइप से एक ही ऑप्शन को 3 टाइप का बना के दे दिया जाए तो आपको बस अपना ऑप्शन याद रखना है और वहीं सटीक टिक करके आना है। हड़प्पा संस्कृति का संबंध चानुदड़ो से है, ओनली चानुदड़ो। क्वेश्चन नंबर 97, जनरल कनिंघम को सेलखड़ी की मुहर सहित अनेक प्राचीन वस्तुएं किस सन में प्राप्त हुई थी? 1856 में, 1858 में, 98 में, 1898 में, 1921 में या 1931 में? 1856, 1898, 1928, 21 और 1931। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 1856 यानी 1856 ईस्वी में। जनरल कनिंघम को सेलखड़ी की मोहरों सहित अनेक प्राचीन वस्तुएं 1856 ईस्वी यानी 1856 में प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, धौलावीरा स्थित है
हड़प्पा, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या कच्छ की खाड़ी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कच्छ की खाड़ी। धौलावीरा कच्छ की खाड़ी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 99, 5000 वर्ष पुराने जलाशय के अवशेष भारत में कहां मिले हैं? लोथल, धौलावीरा, कालीबंगा या रोपण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, धौलावीरा। 5000 वर्ष पुराने जलाशय के अवशेष धौलावीरा से मिले हैं। इसको ध्यान में रखिएगा, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 100, धौलावीरा से उत्खनन में मिले जलाशय में कितनी सीढ़ियां हैं? 23, 28, 32 या 35? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 32। धौलावीरा से उत्खनन में मिले जलाशय में 32 सीढ़ियां हैं। क्वेश्चन नंबर 101, संपूर्ण स्थापत्य रचना सौंदर्य की दृष्टि से उजाड़ ही है, किंतु रचनात्मक प्रणाली पदार्थों का परिष्कृत होना, मजबूती होना आदि आश्चर्यजनक है। यह कथन किसका है? बीबी लाल, पर्सी ब्राउन, दयाराम साहनी या रखालदास बनर्जी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पर्सी ब्राउन का है। संपूर्ण स्थापत्य रचना सौंदर्य की दृष्टि से उजाड़ ही है, किंतु रचनात्मक प्रणाली पदार्थों का परिष्कृत होना, मजबूती होना आदि आश्चर्यजनक है। यह कथन पर्सी ब्राउन का है। क्वेश्चन नंबर 102, तांबे की मोहरें सिक्कों के रूप में प्रचलन में थी, यह कथन किसका है? पर्सी ब्राउन, बीबी लाल, श्री अग्रवाल या स्टुअर्ट पिगार्ड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, श्री अग्रवाल। तांबे की मोहरें सिक्कों के रूप में प्रचलन में थी, यह कथन किसका है? श्री अग्रवाल की। क्वेश्चन नंबर 103, सिंधु घाटी में दुर्ग का निर्माण कहां किया जाता था? मैदानों में, घाटी में, टीलों पर या नदी के किनारे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, टीलों पर। इसमें थोड़ा सा बताना चाहूंगा, जो दुर्ग बोला जा रहा है, ये दुर्ग जनरली मोहनजोदड़ो या आप देखे होंगे अधिकतर तो मोहनजोदड़ो में ही पाया गया है कि जो नगर सभ्यता थी उसमें ऐसे कि 2 टाइप के नगर होते थे। एक तो पहले नॉर्मल लोगों के लिए होता था, और अगर आपको याद आ रहा हो तो आप रिकॉल कर पा रहे होंगे इसको, कि ये 2 टाइप के थे, जिसमें एक थोड़ा हाइट पे रहता था, नगर बसा हुआ रहता था, जिसको हम टीले के ऊपर बोल सकते हैं। तो वहां पे क्या होता था, वहां पे एक तो राजा महाराजा का घर रहता था, महल रहता था, उसके अलावा जो धनी व्यक्ति थे, जो रिच पर्सन थे, उनके घर रहते थे। उसके अलावा जो लोअर कैटेगरी में आ गए कि जिनके पास पैसा कम था उस समय, जो काम करने वाले थे, तो उनके लिए ये नगर सभ्यता थी। वो ये नगर में ईंटों के घर में रहते थे, और इनका जो ये टीला बोला गया है, दुर्ग, जो ये दुर्ग में कौन रहता था? तो राजा महाराजा और धनाढ़ लोग रहते थे। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 104, सिंधु सभ्यता का कालीबंगा क्षेत्र कहां है? घगर के किनारे, नील नदी के किनारे, यमुना के किनारे, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, घगर के किनारे। सिंधु सभ्यता का कालीबंगा क्षेत्र कहां है? तो घगर के किनारे। क्वेश्चन नंबर 105, जूते हुए खेत के प्रमाण कहां से मिलते हैं? मतलब जूते हुए खेत, जो ट्रैक्टर से जूते जाते हैं या हल से, उनका प्रमाण कहां मिला है? तो कालीबंगा। इसका पहले ऑप्शन देख लेते हैं, लोथल, कालीबंगा, रोपण या हड़प्पा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, कालीबंगा से मिला है। जूते हुए खेत का प्रमाण कालीबंगा से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106, सतलुज नदी के दक्षिण किनारे पर बसे नगर का नाम जो सिंधु सभ्यता का एक क्षेत्र है, हड़प्पा, कालीबंगा, रोपण या लोथल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, रोपण। सतलुज नदी के दक्षिण किनारे पर बसे नगर का नाम जो सिंधु सभ्यता का क्षेत्र है, रोपण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 107, सतलुज के किनारे रोपण के दूसरी तरफ क्या है? शिवालिक के पहाड़, सुंदरवन, चंबल घाटी, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, शिवालिक के पहाड़। सतलुज के किनारे रोपण की दूसरी तरफ क्या है? शिवालिक के पहाड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108 यानी 108, यज्ञ दत्त शर्मा द्वारा रोपण स्थल की खुदाई किस सन में की गई? 1943 से 47, 1953 से 56, 1955 से 59, 1957 से 62 ईस्वी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1953 से 56, यानी 1953 से 56 ईस्वी तक
यज्ञदत्त शर्मा द्वारा रोपण स्थल की खुदाई 1953 से 56 ईस्वी में की गई। क्वेश्चन नंबर 109, रोपण नगर की खोज किसने की? बीबी लाल, दयाराम साहनी, पर्सी ब्राउन, अमलानंद घोष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बीबी लाल। इसी इसी इन्हीं का है, आप इन्हीं ने कालीबंगा का उत्खनन जो कराया था, ये बीबी लाल साहनी द्वारा ही कराया गया था, यही उत्खनन करता थे। तो आप ये दो क्वेश्चन देख सकते हैं कि रोपण नगर की खोज किसने किया, तो बीबी लाल साहनी ने ही किया है। और कालीबंगा का उत्खनन का पूछा जाए, जो क्वेश्चन नंबर 64 में है, आप पिछला देख सकते हैं इसी वीडियो के पिछले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 64 में जाके, तो वहां पे कालीबंगा का उत्खनन इन्होंने ही कराया है, बीबी लाल ने। और इसको याद रखने के लिए एक सटीक तरीका है, जो लोग शादीशुदा नहीं है वो अभी के लिए शादीशुदा मान लें खुद को, और ये समझ लें कि अगर बीबी से थोड़ा सा मनमुटाव हो जाए तो क्या होता है, बीबी गुस्से से लाल हो जाएगी। तो सिंपल सा आइडिया लगा लेंगे कि जब भी नाम याद ना आए तो बीबी आपकी गुस्से से लाल है। तो जस्ट ये याद करने के लिए है, इसको अदर वे में ना लें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 110, रोपण नगर की खोज बीबी लाल ने किस सन में की थी? 1935, 1945, 1950 या 1958? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 1950 ईस्वी। रोपण नगर की खोज बीबी लाल ने 1950 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111, सिंधु सभ्यता में मनुष्य के साथ पालतू कुत्ता कहां के कब्रिस्तान में दफनाया जाता था? लोथल, रोपण, कालीबंगा या हड़प्पा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 रोपण। सिंधु सभ्यता में मनुष्य के साथ पालतू कुत्ता कहां के कब्रिस्तान में दफनाया जाता था? तो रोपण के कब्रिस्तान में, मतलब वहीं से उसका साक्ष्य मिला है। क्वेश्चन नंबर 112, रंगपुर का संबंध किससे है? प्रागैतिहासिक चित्रों से, अजंता चित्रों से, सिंधु सभ्यता से या पाल शैली से? तो इसका राइट आंसर है सिंधु सभ्यता से। रंगपुर सबको पता है कि सिंधु सभ्यता से प्राप्त है, सिंधु सभ्यता का एक स्थल है ये रंगपुर। तो रंगपुर का संबंध किससे है? सिंधु सभ्यता से। दोस्तों एक चीज बताना चाहूंगा, मैंने जो नोटिस किया है अभी तक के क्वेश्चन में, रंगपुर इंपॉर्टेंट है। हो सकता है रंगपुर से कोई एक क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए रंगपुर को आप बहुत अच्छे तरह से पढ़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 113, रंगपुर सिंधु सभ्यता से संबंधित किस राज्य में है? पंजाब, गुजरात, हरियाणा या उत्तर प्रदेश? तो रंगपुर आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट है, गुजरात से है, गुजरात में है ये। रंगपुर सिंधु सभ्यता से संबंधित गुजरात राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 114, सिंधु सभ्यता से संबंधित रंगपुर की खुदाई किस सन में हुई? 1953 से 54 ईस्वी, 1955 से 56 ईस्वी, 1957 से 58 ईस्वी, 1958 से 59 ईस्वी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 1953 से 54 ईस्वी, यानी 1953 टू 54 ईस्वी। सिंधु सभ्यता से संबंधित रंगपुर की खुदाई 1953 से 54 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक था तो मैंने इसको सही किया। आप इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखेंगे, क्योंकि हम रंगपुर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहां प्रिंटिंग मिस्टेक में रंगपुर नहीं था। तो क्वेश्चन नंबर 115, रंगपुर स्थल की खुदाई का कार्य किसके द्वारा करवाया गया? बीबी लाल, माधव स्वरूप वत्स या एस रंगनाथ राव या ये तीनों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 एस रंगनाथ राव। इनको शॉर्ट में ये भी बोलते हैं एस आर राव। तो यहां कंफ्यूज मत होइएगा, अगर क्वेश्चन में आता है तो एस आर राव करके अगर आ जाएगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना है कि एस रंगनाथ राव को ही एस आर राव बोलते हैं। तो रंगपुर स्थल की खुदाई का कार्य किसके द्वारा करवाया गया था? तो एस आर राव या एस रंगनाथ राव। क्वेश्चन नंबर 116, लोथल की भांति चावल के दाने अन्य किस स्थान पर मिले हैं? तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रंगपुर या रोपण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 रंगपुर। लोथल की भांति चावल के दाने अन्य रंगपुर स्थान से मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 117, रंगपुर सिंधु घाटी का स्थल मोहिलवाद प्रांत में किस नदी के निकट स्थित है? सरस्वती नदी, सुखभादर नदी, यमुना नदी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2
सुखभादर नदी। रंगपुर यानी सिंधु घाटी का स्थल है ये रंगपुर, मोहिलवाद प्रांत में किस नदी के निकट स्थित है? तो ये सुखभादर नदी। अच्छा दोस्तों, एक चीज ईमानदारी से आपसे पूछता हूं, कितने लोग ये नदी का नाम सुने थे पहले? अगर नहीं सुने थे तो एक बार जरूर कमेंट में बताएंगे, और अगर सुने थे तो भी बताएंगे कि हाँ मैंने सुना था। बिल्कुल ईमानदारी से बताना है, यहाँ झूठ नहीं बोलना है। मैंने तो नहीं सुना था, सीरियसली बता रहा हूं, मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूं सुखभादर नदी। तो अब आपकी बारी है, आप झूठ बोलते हैं सच, देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 118, धान की भूसी के ढेर कहाँ मिले हैं? हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कुल्ली या रंगपुर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, रंगपुर। धान की भूसी का ढेर रंगपुर से मिले हैं। इसको भी ध्यान में रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया है बहुत सारे एग्जाम्स में। क्वेश्चन नंबर 119, सिंधु सभ्यता से संबंधित बनावली या बनावली इसको बोलते हैं का संबंध किस राज्य से है? गुजरात, हरियाणा, पंजाब या उत्तर प्रदेश? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, हरियाणा। सिंधु सभ्यता से संबंधित बनावली का संबंध हरियाणा राज्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन 120, हड़प्पा कालीन बनावली स्थल की खुदाई किस सन में हुई? 1969 से 70 ईस्वी, 1971 से 72 ईस्वी, 1973 से 74 ईस्वी, 1975 से 76 ईस्वी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1973 से 74 ईस्वी, यानी 1973 से 74 तक। हड़प्पा कालीन बनावली स्थल की खुदाई 1973 टू 1974 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 121, बनावली यानी हिसार की खुदाई का कार्य किसके नेतृत्व में किया गया? बनावली की खुदाई का कार्य किसके नेतृत्व में किया गया? तो इसका ऑप्शन है एस रंगनाथ राव, रविंद्र सिंह बिष्ट, बीबी लाल या दयाराम साहनी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, रविंद्र सिंह बिष्ट। बनावली यानी हिसार की खुदाई का कार्य रविंद्र सिंह बिष्ट के नेतृत्व में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 122, सिंधु सभ्यता के किस नगर की योजना शतरंज के विस्तार या जाल के आकार की बनाई गई थी? तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपड़ या बनावली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बनावली। सिंधु सभ्यता के किस नगर की योजना शतरंज के विस्तार या जाल के आकार की बनाई गई थी? तो बनावली की। बनावली नगर की योजना का विस्तार जाल के आकार की बनाई गई थी। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 123, आलमगीरपुर नगर यानी सिंधु सभ्यता से संबंधित भारत के किस राज्य में है? हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश या पंजाब? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उत्तर प्रदेश। आलमगीरपुर नगर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 124, आलमगीरपुर नगर किस जिले में है? हिसार, मेरठ, झांसी या गोरखपुर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मेरठ। आलमगीरपुर नगर मेरठ जिले में है, ये उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है, ध्यान में रखिएगा। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 125, यज्ञदत्त शर्मा द्वारा आलमगीरपुर की खोज किस सन में हुई? 1952 ईस्वी, 1954 ईस्वी, 1958 ईस्वी और 1959 ईस्वी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1958 ईस्वी। यज्ञदत्त शर्मा द्वारा आलमगीरपुर की खोज 1958 यानी 1958 ईस्वी में हुई। अच्छा, इन्हीं का क्वेश्चन नंबर 108 में आप देखेंगे, 108 क्वेश्चन नंबर में जाके देखेंगे तो यज्ञदत्त शर्मा द्वारा रोपड़ की खुदाई भी हुई है। तो वो भी और ये दोनों चीज आप ध्यान में रखेंगे कि आलमगीरपुर की खोज इनके द्वारा ही हुआ है और रोपड़ की खोज भी इनके द्वारा हुआ है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो हेल्पफुल हो और आप अच्छे तरीके से मेहनत कर रहे होंगे, मुझे जहां तक आशा है, और अच्छे स्कोर कर पाएंगे। इसमें मेरी बहुत खुशी होगी कि मैंने आपके लिए कुछ किया, कुछ मेहनत किया और मेहनत मेरा कारगर हुआ। तो आप अच्छे से पढ़ाई करें और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचाएं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि कम से कम आर्ट फील्ड से जितने स्टूडेंट, जितने दोस्त बिलोंग करते हैं, वो सभी वीडियो से पढ़ाई करें और अच्छा से स्कोर कर पाएं। तो आप कोशिश करें, ईमानदारी से चलें, क्योंकि मैं भी आपके लिए मेहनत कर रहा हूं। तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना है कि बस आपको दोस्तों में शेयर करना है।
तो चलिए आज का लेसन यही कंप्लीट करके फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ मिलते हैं, एक नए लेसन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।